Hello, class, and welcome to Clat Point. We will cover whatever has happened in the courts from March 1 to March 5th. This is our course. A new batch starts from 7th March. Now comes the first case. काशीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक. इसमें क्या है? डिवीजन बेंच है. जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस मेला त्रिवेदी. इसमें क्या हुआ था? इसमें जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और हस्बैंड थे, ये अक्यूज थे और इनके अगेंस्ट केस था अंडर सेक्शन 498A 306 रेड विद 34, यानी कि क्रूअल्टी, 306 अबेटमेंट टू सुसाइड एंड सेक्शन 34 सबने साथ में किया है मिलके. दिस कन्विक्शन वाज अपहेल्ड बाय द हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था कि यहाँ पे सही हुआ. इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली है विच इज इम्पोर्टेंट. The court has said that though it is true that as per section 113A of Evidence Act, when the question arises as to whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband, and when it is shown that she has committed the suicide within a period of 7 years, जो कि defined है 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband has subjected her to cruelty, the court can presume, having regard to the other circumstances, that such suicide has been abated by her husband or such relative of her husband. However, mere fact of commission of suicide by itself would not be sufficient for the court to raise a presumption under section 113A of Evidence Act and to hold the accused guilty under section 306 IPC. अब कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ये कह रहा है कि जब भी कोई केस है, ठीक है, 498A का केस है, या फिर ये केस है कि भाई जो वाइफ है उसने विद इन 7 years सुसाइड कर लिया, ठीक है, 7 years ऑफ अ मैरिज उसने सुसाइड कर लिया. तो अब कोर्ट्स के पास क्या ऑप्शन है? सेक्शन 113A जो है एविडेंस एक्ट का, वो कहता है कि भाई आप यू मे प्रिज्यूम, द कोर्ट मे प्रिज्यूम कि ये जो पूरा उसने सुसाइड किया है वाइफ ने, वो इस वजह से किया है क्योंकि जो हस्बैंड है या उसके रिलेटिव्स हैं वो उसकी तरफ क्रूअल थे. उस चीज़ से, उन सर्कमस्टांसेस से परेशान होके शी कमिटेड सुसाइड. ये प्रिजम्पशन हो सकता है, मगर ये प्रिजम्पशन जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देख के लेना होगा, और ये प्रिजम्पशन हर बार नहीं लेना होगा. एनी वुमन हु डाइज विद इन 7 years ऑफ अ मैरिज बाय वे ऑफ सुसाइड, आप ये प्रिज्यूम नहीं कर लेंगे. ऐसा नहीं है कि हर वाइफ जो 7 years में सुसाइड कर ले वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको अपने इन लॉज के तरफ से या हस्बैंड की तरफ से क्रूअल्टी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है. तो ये कंपल्सरी नहीं है, ये कोई दिस इज नॉट लाइक अ रूल, ठीक है, ऐसा रूल नहीं है. तो इस चीज का कोर्ट्स को ध्यान रखना होगा. नाउ कम्स इंद्रजीत दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा. ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है. इसमें जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड जस्टिस अमानुल्लाह हैं. नाउ इसमें क्या कहा गया है? एक्चुअली दिस इज नॉट इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिस इज सुप्रीम कोर्ट का. इसमें क्या बोला कि कोर्ट ने कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रांसफ़र करना अलाउड है लॉ में, ठीक है. ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की जाती है. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हुई हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार है, ठीक है. ये एक ऐसा पार है जो कि सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में यूज़ करनी चाहिए, स्पेरिंगली, बहुत ही कम यूज़ करनी चाहिए. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस जब हो तब. इसको आदत नहीं बना लेनी चाहिए. अगर किसी को लग रहा है, एक पार्टी को, कि अरे ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें तो हमारे खिलाफ बहुत चीज़ें निकल रही हैं, चलो कोर्ट चलते हैं और कहते हैं कि ये ट्रांसफ़र करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को, ऐसे नहीं होना है. तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा. हेंस इट इज़ क्लियर दैट दो देयर इज़ नो इनफ्लेक्सिबल रूल और अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला लेड डाउन, द पावर टू ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. ये कहीं लिखे नहीं है इसके गाइडलाइंस कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होना है, लेकिन ये तो तय है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं. इट इज टू बी यूज्ड स्पेरिंगली and in an exceptional circumstance where the court, on appreciating the facts and circumstances, arrives at the conclusion that there is no other option of securing a fair trial
without intervention and investigation by CBI or other specialized agency which has expertise. तो क्या कह रहा है कोर्ट कि जो इन्वेस्टिगेशंस ट्रांसफर होंगी वो सिर्फ तभी होंगी अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि इट हैज़ नो अदर ऑप्शन, ऐसा कोई और तरीका ही नहीं है जिससे कि वो इंश्योर करे कि भाई फेयर ट्रायल हो। ठीक है, फेयर ट्रायल में फेयर इन्वेस्टिगेशन भी आती है। तो अगर उसे लग रहा है कि नहीं, अगर हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं सकती है, तभी इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट। और अगर सीबीआई के अंडर ये केस फॉल नहीं करता, अगर सीबीआई के अंडर केस फॉल करता है तो सीबीआई को दे दिया जाएगा। ठीक है, या ऐसी कोई भी और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन कमिटीज। नाउ कम्स शंकर कुमार झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये 3 जजेस बेंच का केस है। ये बहुत ही फेमस अभी जो इशू चला अदानी एंड हिडनबर्ग इशू, इस पे है। अब ये केस आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी इसमें क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, इसका बेंच देख लेते हैं एक बार। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा एंड जस्टिस परदीवाला। अब इसमें क्या हुआ है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये देखे और ज़रा बताए कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो हैं उन वो किस तरह से चल रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली ये टेक्निकल केस है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनाई है। उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? जस्टिस अभय। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम्स में। और इसमें कौन कौन होंगे? मिस्टर ओपी भट्ट, जो कि पहले एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। जस्टिस जेपी द्विवेदी, हु इज़ अ फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ये सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल को भी प्रिसाइड करते थे। सो इस एरिया में उनकी एक्सपर्टीज है, इट्स अ नीश एरिया फॉर हिम। मिस्टर केवी कमात, who is the former chief of New Development Bank of BRICS countries and former chairman of Infosys. Fourth, Mr. Nandan Nilekani, जो कि co-founder हैं Infosys के और UIDAI के चेयरमैन रह चुके हैं। एंड एडवोकेट सुंदरेसन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, बट ये है आपकी कमिटी अदानी एंड हाइडेनबर्ग इशू में। ठीक है, अब आता है द हाथरस केस। ये वो गैंग रेप का केस है जो कि एक सैडली एक 19-year-old दलित गर्ल के अगेंस्ट हुआ था। इन द मोस्ट इनह्यूमन वे पॉसिबल, her throat was slit, her tongue was cut, and I mean, what wasn't done? Her spine was broken, and it's a very very grave case factually. इसमें जो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो जाते हैं स्पेशल जज को। स्पेशल जज कौन होता है? जो हम लोग के ये स्पेशल लॉज होते हैं, जैसे कि अगर किसी को आप मार पीट रहे हैं तो वो तो आईपीसी के अंडर भी कवर होगा। अगर रेप है तो वो आईपीसी के अंडर भी होगा कवर। ठीक है, लेकिन अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, रेप है किसी 18 ईयर के नीचे के बच्चे का, या अगर ये एट्रॉसिटीज़ हैं वो किसी SC/ST के साथ की जा रही हैं फॉर द रीज़न कि वो SC/ST है, तो ऐसे केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, स्पेशल जजेस बैठाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो वो बहुत प्रॉपरली उसको ट्रायल को कर पाते हैं कंडक्ट, और दूसरा ये होता है कि ये जल्दी डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट, इसमें 2 महीने में केस डिसाइड होना होता है। वो बात अलग है कि इसका डिसीजन 2.5 years बाद आया है, बट अब लॉ में ये लिखा है। तो ये एक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट का जजमेंट है, ये किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। इसमें जज कौन थे? जज त्रिलोकपाल सिंह। इन्होंने जो इसमें 4 अक्यूज थे उसमें से 3 को एक्विट कर दिया है, और एक को सिर्फ, जो मेन अक्यूज था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। सो दैट इज़ अपडेट ऑन दिस केस। आई एम श्योर इस पर अपील वगैरह डलेगी, बट सो लाइव लॉ हैज़ रिपोर्टेड कि जो उत्तर प्रदेश का हाथरस डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3 लोग को एक्विट कर दिया है इस गैंग रेप के केस में। The main accused Sandeep has been convicted by the court for the offences of culpable homicide not amounting to murder under IPC and for offences under SC/ST Act. It can be very glaring, but I would still point it out कि इसमें रेप के चार्जेस नहीं लगे हैं उन पर।
अगर 4 लोग थे तो आइडियली ये गैंग रेप था, बट वो चार्जेस नहीं लगे हैं। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगा है, मर्डर भी नहीं लगा है, ठीक है। सो दैट्स द कंक्लूजन विच दिस कोर्ट हैज कम टू कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड ऑफेंसेस हुए हैं SC/ST एक्ट के अंडर, यानी कि एट्रॉसिटीज हुई हैं बाकी की। और अक्यूज थे रवि, लवकुश एंड रामू। इन लोग ने भी ट्रायल फेस किया था, लेकिन इनको एक्विट कर दिया गया है। जो चार्जशीट है, जो कि CBI की चार्जशीट थी, उसने क्या क्या केस सेक्शंस लगाए थे। 376 रेप का, 376D, दिस शुड नॉट बी इन ब्रैकेट, आई एम सॉरी, 376D जो कि है गैंग रेप, 302 मर्डर एंड अदर ऑफेंसेस बहुत सारे जो कि SC/ST एक्ट के अंडर हुए हैं, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट। सो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट। इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, इट्स मोर लाइक एन अपडेट अबाउट इट। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस अमन कुमार सिंह। इस केस में क्या हुआ, बहुत ही बेसिक बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस दत्ता ने, कि it would be eminently desirable if the high courts maintain a hands-off approach and not quash the first information report pertaining to corruption cases, especially at the stage of investigation, even though certain elements of strong arm tactics of the ruling suspension might be discernible. कोर्ट यहाँ क्या कह रहा है? कोर्ट कह रहा है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कह रहा है कि जब भी करप्शन के केसेस आते हैं ना, उनको कॉश मत करो, एंड स्पेशली FIR तो बिल्कुल कॉश करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जैसे FIR होती है सब पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, 482 कॉश कर दो FIR को, और वो कॉश हो जाती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरू होती है, ठीक है। तो वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्कुल हैंड्स ऑफ अप्रोच रखो, कि इसको तो हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, ये हम होने दो, पुलिस को अपना काम करने दो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अपना काम करने दो। और इवन दो जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो भी गवर्नमेंट है, जो किस पे लगता है करप्शन के चार्जेस, जो हम लोग के पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट का पार्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही उन पे केस लगता है, एक प्रेशर आ जाता है कोर्ट्स पे कि वो उनको कॉश कर दें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसा मत करो, उस प्रेशर में मत आओ, केस को चलने दो। It is indeed a difficult task for government, the employer, because of its impersonal character and the usual lethargy or indolence at government level to connect the officer with resources or asset illicitly acquired. To weed out corrupt public servants, the government has to engage sincere and dedicated person for collecting and collating the necessary material in this regard. कोर्ट ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको जो अगर पब्लिक सर्वेंट, जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स उन्हें हटाना है, तो इस चीज़ के लिए उन्हें सिंसियर और डेडिकेटेड लोगों को हायर करना पड़ेगा। इफ़ देयर बी नो इंटरवेंशन, अगर कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, बीच में कॉश कर दी, FIR केस कॉश कर दिया, ये सब नहीं होता है, द इन्वेस्टिगेशन दैट इज लाइकली टू फॉलो इन टर्म्स ऑफ CRPC। अगर हाईकोर्ट बीच में नहीं बोलेगा तो CRPC में जैसे दिया हुआ इन्वेस्टिगेशन वैसे होगी, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कलेक्ट कर पाएगा एविडेंसेस को, कोलेट कर पाएगा और लिंक स्टैब्लिश कर पाएगा कि हाँ भाई ये पब्लिक सर्वेंट है, इसने इन रिसोर्सेज को मिसयूज किया है। तो कोर्ट ये कह रहा है कि करप्ट केसेस, जब करप्शन केसेस की बात हो तो हाई कोर्ट्स इस पे ना बोलें कुछ भी इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। नाउ कम्स अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट केस है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, आई एम सॉरी, जस्टिस रॉय एंड जस्टिस रवि कुमार। ये 5 जजेस से, इसमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। कोर्ट ने क्या कहा है कि वी डिक्लेयर दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स, 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ये जो है कौन अपॉइंट करेगा? अभी तक कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट। अब कौन करे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो भी ऑपोजिशन लीडर है। अगर ऑपोजिशन लीडर नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है मौजूद, तो फिर जो भी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है। नाउ टेल मी इन कमेंट्स कि ये क्यों बोला गया है? क्या ऑपोजिशन नहीं होता है लोकसभा में? भाई कुछ तो, किसी को तो ऑपोजिशन में बैठाया जा रहा होगा, अनलेस हाँ कि सारी सीट्स किसी एक गवर्नमेंट को चली जाएं, एक पार्टी को, कोई ना कोई तो ऑपोजिशन पार्टी होगी। तो ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन
ऑफ लोकसभा के साथ ये लिखने की क्या जरूरत थी कि अगर वो नहीं है तो फिर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक स्ट्रेंथ? टेल मी दैट इन कमेंट्स एंड लेट्स कंटिन्यू द केस. तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करें. ठीक. इट इज डिजायरेबल दैट द ग्राउंड ऑफ रिमूवल, अब कोर्ट क्या कह रहा है, अपॉइंट करने की बात कर दी है, वो रिमूवल की बात कर रहा है कि जो ग्राउंड्स है रिमूव करने के इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो वैसे ही होने चाहिए हैं जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के. ठीक है. सब्जेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर as provided in the second proviso of Article 324 Clause 5 of Constitution of India. और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, हमने अपॉइंट करने की बात करवा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव करने की बात कर दी है. अब जब बीच में जब टेन्योर चल रहा है तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे कि जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो उनके अगेंस्ट आए. इट शुड नॉट बी वैरी टू द डिसएडवांटेज. जैसे कि जब ज्वाइन किया था तो सैलरी XYZ अमाउंट की थी, लेट से 1 लाख रुपीज थी. ज्वाइन करने के 3 महीने बाद 1 लाख से उठा के 60,000 कर दी. ये आप नहीं कर सकते, डिसएडवांटेज है. जब आपने अपॉइंट किया तो आपने कहा था पूरा इंडिया जो है वो आप सारे ये इलेक्शंस को आप गवर्न करेंगे. अपॉइंटमेंट के बाद का नहीं, ये वाला प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन ना इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा. ऐसे नहीं कर सकते आप, डिसएडवांटेज नहीं कर सकते. अच्छा, मेजॉरिटी जजमेंट जो था उसने ये कहा इस केस में कि जो राइट टू वोट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ठीक है. फ्री फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर है और ये स्टैट्यूटरी राइट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो माइनॉरिटी जजमेंट है जो कि जस्टिस रस्तोगी ने दिया, उन्होंने ये कहा कि राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट. लेट्स सी उन्होंने ऐसा क्यों कहा. He is saying in history the right to vote was denied to women and those who were socially oppressed. ठीक है. women and जो निचले पिछड़े क्लासेस होते हैं उनको मना किया गया था राइट टू वोट. आर कॉन्स्टिट्यूशन टुक, एंड बाय द वे ये जो सोशली ऑपरेस्ड क्लासेस हैं जिनको हम लोग SCs और STs और जिनको हम लोग सैडली एक कास्ट सिस्टम में डिवाइड करके एंड वी से दैट they are the oppressed ones, because they have been oppressed इतने टाइम से. ये चीज़ अपने आप में it is against the constitution and the constitutional norm in every which way. क्योंकि आज बात हुई है, बहुत ज़्यादा सारे केसेस हैं इस तरह के जहाँ पे हम लोग ने बात की है. पिछले सेशंस में भी हो चुका है कि इनसे रिलेटेड बहुत सारे केस आते हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो कास्ट है, जो ये हम लोग SC STs को एक्सक्लूड करते हैं चीज़ों से, जो उनके साथ ऑपरेशन होता है बाय एवरी पर्सन और द अदर, किसी ना किसी टर्म्स में ये बोल ही दिया जाता है. दिस इज़ वेरी मच अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करें. ठीक है. नाउ our constitution took a visionary step by extending franchisee to everyone. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कुछ ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं इन लोग को हम लोग वोट करने का राइट नहीं देंगे या विमेन को नहीं देंगे, एक साथ सबको वोट का राइट मिला. इन दैट वे द राइट टू वोट enshrines the protection guaranteed under Article 15 and 17. The right to take part in conduct of public affairs as a voter is the core of democratic form of government. Democracy वही है जब हर कोई वोट करे, which is a basic feature of the constitution. The right to vote is an expression. यहाँ पे minority judgment में जस्टिस रस्तोगी क्या कह रहे हैं कि राइट टू वोट ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ जाके एक बटन प्रेस कर दिया, आप अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी चॉइस एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो राइट टू वोट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस ऑफ द सिटीजन विच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर 19(1)(a. The right to vote is a part of citizens' life as it is their indispensable tool to shape their own destinies by choosing the government they want. In that sense, it is a reflection of Article 21. कोर्ट ये कह रहा है कि आर्टिकल 21 के अंडर ये उनका राइट है जिससे कि वो अपनी डेस्टिनीज को शेप करते हैं. So that's all from 1st March till 5th. See you next week. Keep reading and keep learning law. Bye-bye. We'll see what has happened in the courts from March 6th to March 12th. This is our batch for which we will prepare you all for CLAT PG. Everything that you need, be it your books at your doorsteps,
be it mock tests, personal mentor, video classes, live and recorded, study material, everything is available. This is the number at which you have to contact to avail the same. Now, the first case is of TVF Media Labs Private Limited versus State Government of Delhi. अब इस केस में क्या था, ये केस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, स्पेशली अगर आप कोई भी लॉ के प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं तो, जहाँ पे जो जज थे उन्होंने बोला कि जो सीरियल है कॉलेज रोमांस करके, दैट्स द टाइटल, वो उनको जब वो उन्होंने देखा तो शी हैड टू यूज़ ईयरफोन्स. दिस इज़ द स्टेटमेंट जो खूब हर जगह देखा हम लोगों ने. ये वही केस है, इसी केस में ये स्टेटमेंट दिया गया था. एंड लेट्स सी के इसका केस था क्या, फैक्ट्स क्या थे. तो एक तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है. सेकेंडली ये सिंगल जज बेंच है, जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की. अब फैक्ट्स क्या थे. ये जो वेब सीरीज़ है टाइटल्ड कॉलेज रोमांस, इसी के अगेंस्ट केस फाइल किया गया और ये कहा गया कि इसमें वल्गर और ऑब्सीन मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जो कि विमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट करता है, जिसके चलते उन्होंने केस फाइल किया आईपीसी के 292 294 में ऑब्सीन, फिर सेक्शन 67 आईटी एक्ट का, और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसका सेक्शन 2C 3 and 4, इसके अंडर केस फाइल हुआ. अब जो जज थी उनका ये मानना था कि हाँ ये ऑब्सीन है, इसी के चलते उन्होंने कुछ जो मेजर बातें बोली वो हम लोग पढ़ते हैं. द वेब सीरीज डज नॉट mirror the actual college life of our society, though the moral or linguistic choice as well as choice and freedom to watch any entertainment channel lies with every individual of this country, as discussed, which they must have discussed. The foul explicitive profanities and obscene language and swear words used in web series cannot take shelter under the argument of new generation using such language. Moreover, just because some of them use this foul language, the foul language cannot lose the character of being foul language. अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा ये जो कॉलेज रोमांस का नाम दिया है तो ये असली में नहीं बताता है ये वेब सीरीज़ के एक्चुअली में कॉलेज लाइफ कैसी होती है, तो ये आप गलत बता रहे हैं. दूसरी बात कि ये बात सही है कि हर इंसान का अपना चॉइस और फ्रीडम है कि वो क्या देखना चाहता है, कौन सी वेब सीरीज़ देखनी है, कौन सी फिल्म देखनी है. लेकिन इतनी फाउल लैंग्वेज और ऑब्सीन लैंग्वेज ये जो यूज़ किया है उसको आप ये नहीं कह सकते अरे आज की जनरेशन यही यूज़ करती है, यही वर्ड्स यूज़ करती है, इसलिए हम लोग ने वेब सीरीज़ में भी यही डाला. कोर्ट इज सेइंग कि ओनली बिकॉज फाउल लैंग्वेज लोग यूज़ कर रहे हैं, लोग की लैंग्वेज अगर फाउल हो रही है, इफ़ दे आर अब्यूजिंग, इट डजंट मीन कि वो फाउल लैंग्वेज नहीं रह गई. ये कोई बात नहीं हुई कि अरे ये तो सब कर रहे हैं इसीलिए इट्स फाइन. नहीं, फाउल लैंग्वेज इज स्टिल फाउल लैंग्वेज. द वर्ड्स and language used in this web series will certainly be found by many as naturally disgusting, dirty and sexual, and these swear words and profanities certainly are not a part of standard Hindi or any other Indian language. The power of words is not limited and cannot be defined by way of a judgment. अब कोर्ट ये कह रहा है कि जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो बहुत ही डिस्गस्टिंग वर्ड्स हैं, ख़राब वर्ड्स हैं और सेक्सुअल इन नेचर हैं. वो वर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं पूरी वेब सीरीज़ में, और ये हिंदी का या कोई भी इंडियन लैंग्वेज का पार्ट नहीं है इस तरह के वर्ड्स. और जो वर्ड्स का पावर होता है, कितने पावरफुल होते हैं वर्ड्स, इसका कोई लिमिट नहीं है. ये बहुत तरह से लोगों को अफेक्ट कर सकता है और ये बाय वे ऑफ जजमेंट कोई नहीं समझा सकता है कि वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं. The power or obscenity and sexual explicitness of language used in this web series therefore cannot be undermined, and it has a definite effect of depraving and corrupting the minds of people, especially the impressionable minds, and will require to be confined and subjected to Article 19 Clause 2 of the Constitution of India.
and at the same time for transmitting such content, the petitioners will be liable to face action under 67A and 67 of IT Act. कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ने ये बोला कि जितना ज़्यादा ऑब्सीन और सेक्सुअल लैंग्वेज यूज़ की गई है, इससे जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है स्पेसिफिकली, उसका माइंड आप करप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप ये सारे वर्ड सिखा रहे हैं और आप उनके लिए वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए 19(1)(a) में आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज के लिए अब 19(2) यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगेंगे, और इसीलिए ये जो पेटिशनर्स हैं दे विल बी लायबल कि उनके ऊपर जो है वो IT एक्ट के ये सेक्शंस लगाए जाएं। Court draws the attention of Ministry of Information and Technology to the situation which are fast emerging on daily basis and to take steps for enforcing stricter application of its rule for the intermediaries as notified in Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Court Rules 2021। इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि जो मिनिस्ट्री है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसको कहा कि भाई आप ज़रा देखिए कि किस तरह के वेब सीरीज़ आ रहे हैं, उसमें क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है, और जो रूल्स हैं IT रूल्स, उनका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। और कैसे स्ट्रिक्ट होगा? थ्रू इंटरमीडियरीज। जो गवर्नमेंट है या जो मिनिस्ट्री है वो खुद तो जाके नहीं करेगी, वो जिन लोगों को जो अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू ये चीज़ देखें कि भाई जो वेब सीरीज़ हैं उनकी लैंग्वेजेस क्या यूज़ हो रही हैं। दैट वॉज ऑल फॉर दैट केस। अब आता है विजय लक्ष्मी झा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें जो है वो डिवीजन बेंच थी, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड जस्टिस नगराथन इनकी बेंच थी। इस बेंच ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स पे जजमेंट दिया है, और बात यह है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स आते कहाँ से हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल 39 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, अब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स होते क्या हैं? कंपैशन किसको कहते हैं कि आउट ऑफ तरस कहना गलत होगा, लेकिन किसी की तरफ कंपैशनेट होना कि भाई अगर किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए कुछ करना। तो अब क्या होता है कि जब, और ये चीज़ गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करती है, ऐसा बहुत होता है कि एक इंसान है, ठीक है, कोई XYZ पर्सन है, उसकी लेट से बैंक में जॉब है, हाँ, और उनकी एकदम से डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि वो सोल ब्रेड अर्नर थे ऑफ द फैमिली, ठीक। उनकी डेथ होने के बाद अब कोई और ब्रेड अर्नर है नहीं, लेकिन उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनकी वाइफ है, उनका लेट से एक बेटा है जो कि इतना पढ़ा लिखा है कि वो जो बैंक की जॉब है उस पे वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या होगा कि कंपैशन में, क्योंकि एक ब्रेड अर्नर थे, सोल ब्रेड अर्नर, उनकी डेथ हो गई, तो अब इसके चलते उनके बेटे को वो जो जॉब है वो दे दी जाएगी, जिससे कि जो घर है वो चलता रहे, जिससे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस एकदम से उस घर पे आई है वो ख़त्म हो जाए। आई होप यू पीपल हैव सीन द मूवी हेरा फेरी। आई जस्ट होप दैट यू पीपल हैव सीन इट। उसमें बहुत अच्छा रेफरेंस है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का। जो सुनील शेट्टी का रोल है एंड तब्बू का, तो उन लोग की जो लड़ाई होती है वो इसी पे ही होती है कि उनके जो फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है, और अब वो जो जॉब है वो किसको मिलेगी, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी आता कहाँ से है? ये आता है आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो कोर्ट ने इस पे कुछ गाइडलाइंस दी हैं। कोर्ट ने कहा कि दैट अ प्रोविजन फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट makes a departure from general provisions providing for appointment to a post by following a particular procedure of recruitment। अब किसी भी पोस्ट पे किसी को कैसे रखा जाता है? प्रॉपर रिक्रूटमेंट किया जाता है, CV देखी जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, देखा जाता है कि भाई वो कितने अप्रोप्रिएट हैं उस जॉब के लिए, कितने नहीं। इस चीज़ से, इस पूरे जो प्रोसीजर है उससे हट के कंपैशनेट अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो इंसान फिट है उस जॉब के लिए कि नहीं, इसलिए कि उसके घर में इस वक्त ज़रूरत है इस जॉब की। Since such a provision enables appointment
being made without following the said procedure, it is in the nature of an exception. ये क्या है? ये एक exception है, rule नहीं है. Exception है to the general provision and must be resorted to only in order to achieve the stated objective. क्या objective है? To enable the family of the deceased to get over the sudden financial crisis. तो अगर क्या कहते हैं, डेथ हो गई है किसी की, ठीक है, और वो इंसान के बच्चे हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुई है. लेट्स से कि उनके जो बेटा है और जो बेटी है, व्हाटएवर, जो भी उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो लोग ऑलरेडी अर्निंग है. दे आर ऑलरेडी अर्निंग एंड दे आर अर्निंग इतना कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई है. ठीक है, तो फिर ऐसे में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं होगा. कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है कि जो डिसीज्ड है उसकी फैमिली पे जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई है उसको हम लोग कम कर पाएँ. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता. ये रिक्रूट करने का आसान तरीका नहीं हो सकता है. आपका कायदे का तरीका यही है कि आप सीवीज मंगवाएं, जॉब पोस्ट निकालें और शॉर्टलिस्ट करें और जॉब दें. The reason for making a benevolent scheme by the state or the public sector undertaking is to see that dependents of the deceased are not deprived of the means of livelihood. ये देखा जाता है कि भाई किसी ने इतने साल काम किया है अगर और उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली एकदम से क्राइसिस में ना आ जाए, सड़क पे ना आ जाए, फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम ना हो. इसके लिए जो PSUs होते हैं या जो स्टेट है वो ऐसे जो डिपेंडेंट्स होते हैं डिसीज्ड के, उनको जॉब दे देती है. इट ओनली एनेबल्स द फैमिली ऑफ द डिसीज टू गेट ओवर द सडन फाइनेंशियल क्राइसिस. ये मेन बात है. कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज नॉट अ वेस्टेड राइट. ये कोई राइट नहीं है आपका वेस्टेड राइट कि हाँ ये हम में है और जब वक्त आएगा तो क्या कहते हैं हमारे लिए ये प्रॉपर राइट हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. Compassionate appointment is not a vested right which can be exercised at any time in future. Compassionate employment cannot be claimed or offered after the lapse of time and after the crisis is over. अब ये नहीं है कि मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, 2 की जॉब लगी हुई थी, फादर की डेथ हो गई, जब तीसरा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया और उसने रिक्विजिट कोर्स कर लिया, कॉलेज कर लिया, तब वो जा रहा है बैंक में कि वो हमारे फादर की जो डेथ हुई थी इतने साल पहले, अब वो वाली जॉब हमें दे दें. ये किसी का राइट नहीं है. ठीक है. That compassionate appointment should be provided immediately to redeem the family in distress. It is improper to keep such case pending for years. सालों साल ये केसेस चला करते हैं, पेंडिंग रहते हैं, इस पे खूब रिश्वत ली जाती है, बहुत कुछ होता है. तो कोर्ट ये कह रहा है कि ये रीज़न नहीं होता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का. बात यही है कि इमीडिएटली आप उस फैमिली को जो डिस्ट्रेस में आ गई है उसे वो अपॉइंट करें वहाँ पे एक इंसान को, जिससे कि उनका लाइवलीहुड चलता रहे. उस केस को बहुत लंबा रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लाइवलीहुड तो उनकी इफेक्ट हो रही है ना, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ही ख़राब हो रहा है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स का. इन डिटरमाइनिंग एज टू वेदर द फैमिली इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल रेलिवेंट एस्पेक्ट्स मस्ट बी बोर्न इन माइंड इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ द फैमिली. अब जब फाइनेंशियल क्राइसिस है ये डिटर्मिन करना होगा कि अच्छा फाइनेंशियल क्राइसिस हुई कि नहीं हुई, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने होंगे. जैसे इनकम क्या है फैमिली की, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है. फॉर एग्जांपल अगर 2 छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी पढ़ाई चल रही है, तो फिर जो वाइफ है उसको वो अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है. द टर्मिनल बेनिफिट्स इफ़ एनी. अच्छा टर्मिनेशन के बाद मान लेते हैं कि कोई पेंशन मिल रही है, ठीक है, अगर वो पेंशन स्कीम के लिए वैलिड है, तो फिर यहाँ पे पेंशन अगर आ रही है तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुई. If any, received by family, the age, dependency and marital status of its members. अगर 2 बच्चे हैं, दोनों की मैरिजेस हो चुकी हैं और दोनों अपना अपना कमा रहे हैं, तो फिर ये डिपेंडेंसी नहीं रही. टुगेदर विद द इनकम ऑफ एनी अदर सोर्स. और अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स से कोई एग्रीकल्चरल लैंड है या कोई 2-3 घर हैं जो रेंट पे दिए हुए हैं, इस तरह की अगर चीज़ें, ये सब देखा जाएगा. अब आता है मुरली MS वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक. इसमें डिवीजन बेंच थी जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड जस्टिस अमानुल्लाह. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो पेटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट आए ये पूछने के लिए कि भाई जो एक PIL हुई थी पहले कंसर्निंग द ट्रांसफ़र, सेल एंड गिफ्ट और इंट्रस्टमेंट ऑफ वाइल्ड एंड कैप्टिव एलिफेंट्स इन स्टेट ऑफ कर्नाटक
to private individuals, particularly to Radha Krishnan Temple Elephant Welfare Trust, वो सब पे एप्लीकेबल है वो ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया या फिर सिर्फ कर्नाटक पे? तो एक PIL हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई जो ये एलिफेंट्स वगैरह हैं इनको आप गिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं और इसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, इन पर्टिकुलरली राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, इसके अगेंस्ट PIL हुई थी। तो जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसने जजमेंट दिया था। तो अब ये लोग यहाँ पे पूछना है पेटिशनर्स कि वो जो जजमेंट है वो पूरे इंडिया पे वो है लागू है या फिर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में है। The petition contended that it was the responsibility of the state to take care of abandoned and rescued elephants. The petitioner requested clarifications if the directions given by High Court and the Supreme Court were applicable only to elephants within the state of Karnataka and not any other state. तो ये सारे हर जगह के एलिफेंट्स के लिए है क्या ये सिर्फ स्टेट ऑफ कर्नाटक के एलिफेंट्स के लिए है? और पेटिशनर से ये कहा कि वो जो अगर कोई एलिफेंट है जो अबैंडन हो गए या जो कहीं फंसे हैं उनको रेस्क्यू करना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन एलिफेंट्स का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की बनती है, किसी प्राइवेट प्लेयर की नहीं बनती है। तो कोर्ट डिसमिस्ड द पेटिशन ऑन द लैक ऑफ मेरिट्स। और कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई जो कि जस्टिस दीपक वर्मा हेड करेंगे और जो कमेटी है वो ये देखेगी कि ट्रांसफ़र ऑफ एलिफेंट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री टू द एलिफेंट कैंप ऑफ राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट। तो अभी कोर्ट ने क्या किया है? सिर्फ एक कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी, जो कि जस्टिस दीपक वर्मा देखेंगे। और ये कि उसमें होना क्या है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है उससे एलिफेंट्स जा रहे हैं राधा कृष्णन टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में। उसको वो देखेंगे कि कहीं कुछ गलत ना हो और इलीगली नहीं बल्कि फेयरली एंड लीगली हर चीज़ हो रही है कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। दैट हैज़ बीन